एक हैवान और उसके निशाने पे छोटे छोटे बच्चे। ये कहानी है सेक्टर 36 मूवी की, जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। इस फिल्म को आदित्य निम्बालकर ने डायरेक्ट किया है और IMDb पे इस मूवी को मिले हैं 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। वैसे मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये फिल्म नई है तो रेटिंग्स फ्लक्चुएट हो रही है। सेक्टर 36 मूवी रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है और काफी वेल एग्जीक्यूटेड है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये कहानी फिक्शनल है, मतलब रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड जरूर है, लेकिन फिल्म में जो इवेंट्स दिखाई गई हैं उसे क्रिएटिव लिबर्टी लेके ही दिखाया गया है। तो आइए इस मूवी की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग पे थोड़ी बात करते हैं और साथ ही हम इसके रियल लाइफ इंसिडेंट को भी जानेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की कहानी 2005 में सेट है, जहां हम एक आदमी को देखते हैं और वो सोफा पे बैठ के एक रियलिटी शो देख रहा था। बेसिकली ये रियलिटी शो KBC जैसा था। तभी उसे अपनी पत्नी का कॉल आता है और दोनों प्यार से बात करने लगते हैं। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसकी एक 10-11 साल की बेटी भी है। हमें यह भी पता चलता है कि वो इस बंगलो का केयर टेकर है और इस बंदे का नाम प्रेम है। वैसे इस बंगलो का मालिक है मिस्टर बलबीर बस्सी, जो कि करनाल में रहता है। अब कभी कभार वो यहाँ आता है, ठहरता है और बाकी टाइम प्रेम ही इस बंगलो का ख्याल रखता है। अब बातों बातों में प्रेम छत के एक कमरे में जाता है जहां उसका रूम था और उसके रूम में हम बड़े बड़े बुचर नाइफ्स देखते हैं। फोन काटने के बाद वो वॉशरूम में जाता है जहां टू आवर शॉक एक 14-15 साल की बच्ची की लाश रखी थी और बच्ची एक स्कूल यूनिफॉर्म में थी। दिस डिपिक्टेड कि ये आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि ये बच्चों को किडनैप करके उनका खून करता है। अब यहाँ पे प्रेम उस बच्ची के शरीर के टुकड़े करने लगता है एंड दिस इज द पॉइंट जब फिल्म का इंट्रो रोल होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक पुलिस ऑफिसर को दिखाती है जिसका नाम है रामचरण पांडे। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता है और हम समझ पाते हैं कि भले ही वो आम पुलिसमैन है, लेकिन वो करप्ट ऑफिसर है जो कि घूसखोरी करता है। उसके अंदर 2 और पुलिस वाले थे जिनका नाम था पाठक और बिश्नोई। इसके अलावा हमें यह भी दिखाया जाता है कि इस इंस्पेक्टर के एरिया में बहुत सारे छोटे बच्चे लापता थे और पुलिस स्टेशन का बोर्ड इन्हीं बच्चों के मिसिंग पोस्टर से भरा हुआ था। खैर, तो पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है जो अपनी बच्ची की मिसिंग होने की बात कहता है। वो आदमी इंस्पेक्टर पांडे से कहता है कि उसकी बच्ची स्कूल से घर नहीं लौटी और वो उसकी रिपोर्ट लिख ले, लेकिन पांडे तो एक करप्ट इंसान था ना, जिसको ये सब सीरियस नहीं लगता। उल्टा पांडे इन्हें ब्लेम करने लगता है कि आपने ध्यान नहीं दिया होगा बच्चे पे, इसलिए बच्ची लापता हो गई। यहाँ बच्ची के पिता काफी मिन्नतें करते हैं, स्टिल पांडे रिपोर्ट नहीं लिखता। इंस्टेड वो उस आदमी को कुछ पैसे देकर कहता है कि ये लो पैसा, बच्ची अगर घर आ जाए तो उसे कुछ गिफ्ट कर देना। ये सब कह के पांडे उस आदमी को पुलिस स्टेशन से जाने को कहता है। अब दोस्तों, यहाँ शॉकिंग बात ये थी कि ये जो आदमी था वो उसी लड़की का पिता था जिसको पिछली रात प्रेम ने मार दिया था, इनिशियल सीन में जो हमने देखा था। फिर अगले सीन में हम कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं और उसी दौरान उनकी बॉल पास के ड्रेन में गिर जाती है। अली नाम का छोटा सा लड़का ड्रेन से बॉल को निकालने जाता है और वहां उसे इंसानी हाथ का एक स्केलेटन मिलता है। ऐसे में तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और इंस्पेक्टर पांडे की टीम वहां आती है। पुलिस वाले बिना किसी खास खोजबीन के लोगों को यह आश्वस्त कर देते हैं कि नाली बहुत दूर से बह के आ रही है जो कि हमारे एरिया की नहीं है, इसलिए लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, स्पेशली इसलिए क्योंकि ये बंदर का हाथ है। लेकिन हम देखते हैं कि ये वाली नाली तो सेक्टर 36 के बस्सी के बंगलों के बाहर की नाली है, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये काम प्रेम का ही है जो बच्चों के बॉडीज को शायद नाली में डंप कर देता है। और तो और प्रेम अब अली को भी अपना अगला शिकार चुन चुका था। क्यों? क्योंकि प्रेम बंगलों में से छिप के सब कुछ देख रहा था और वो अली पे नजर गड़ा लिया था। सो एज एक्सपेक्टेड उसी रात प्रेम अली को उठा लेता है, जिसको उसकी मम्मी ने रात को अंडे खरीदने को भेजा था। प्रेम उसे चॉकलेट का लालच देता है और उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश करके बंगलो पे ले आता है। अब प्रेम अली को बांध कर रखा था और उससे कुछ बातें भी करने लगता है। इनकी बातों से हमें एहसास होता है कि प्रेम के लिए बच्चे ऑब्जेक्ट्स की तरह हैं जिनकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती। प्रेम के हिसाब से अगर अली खो भी जाता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब उसके बारे में भूल जाएंगे, उसके पेरेंट्स और भी बच्चे पैदा कर लेंगे। तो इसके बाद प्रेम अली के साथ थोड़ा गेम्स खेलने लगता है और इसी दौरान वो अली को वॉल पे हिट कर देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ हमें
प्रेम की भी पास स्टोरी दिखाई जाती है और हम समझ पाते हैं कि प्रेम अनाथ था। वो अपने मामा के साथ रहता था और उसके मामा एक कसाई थे जो कि मीट शॉप चलाते थे। इसी मीट शॉप में प्रेम भी काम करता था और हम समझ पाते हैं कि प्रेम के जो मामा थे एक बहुत बुरे इंसान थे। मतलब वो प्रेम को अब्यूज करते थे हर तरीके से जो आप सोच सकते हो, फिजिकली एंड सेक्सुअली। एक रोज जब वो प्रेम को हरास कर रहे थे तब प्रेम ने एक बुचर नाइफ से उन पे हमला कर दिया और उनके टुकड़े कर दिया। अब दोस्तों इस फ्लैशबैक से हम समझ पाते हैं कि प्रेम बचपन से ही सही हालातों में बड़ा नहीं हुआ था। मतलब उस पे शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ था और अब वो पूरी तरह विकृत मानसिकता से भर चुका है। प्रेम एक ऐसा आदमी बन चुका है जिसे अच्छे बुरे में फर्क पता ही नहीं चलता और भले वो अपने मामा को मार दिया लेकिन मामा की जो मानसिकता थी वो कहीं ना कहीं अब प्रेम के अंदर आ गई है और जो हैवानियत है वो बढ़ती जा रही है। सो बेसिकली प्रेम करता यह है कि वो गरीब घर के बच्चों को किडनैप करता है, देन उनके साथ गलत काम करता है, फिर उन्हें मार देता है, उनके शरीर को काट देता है, देन वो शरीर को दफना देता है। जब शरीर सड़ गल जाता है तो जो बचे पार्ट्स होते हैं हड्डी वगैरह उसे वो डंप करता है। प्रेम ये घिनौना काम कई बच्चों के साथ कर चुका है और इस काम में प्रेम का एक साथी भी है जो कि एक हॉस्पिटल का कंपाउंडर था। हालांकि वो साथी कत्ल तो नहीं करता लेकिन वो किडनैपिंग एंड इन बच्चों का ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम जरूर करता है। इससे वो भी पैसे कमाता है एंड प्रेम को भी कुछ हिस्सा देता है। ये जो सारा काम है वो बस्सी के बंगलों में ही होता है। अब इस पॉइंट पे आप सोच रहे होंगे कि बस्सी को शायद इस बारे में कुछ पता नहीं होगा, बट यू वुड बी रॉन्ग क्योंकि बस्सी खुद एक बहुत ही घटिया इंसान है। सो कहानी शिफ्ट होती है करनाल हरियाणा में जहां हम मिस्टर बस्सी से मिलते हैं। उस दिन उनके पोती का जन्मदिन था और वो उसे ड्रेसअप होने को कह रहे थे। ये छोटी बच्ची थोड़ी हेजिटेंट थी और हम क्लियरली समझ पा रहे थे कि बस्सी का यहाँ इंटेंशन गलत था। बस्सी उस बच्ची को फोर्स कर रहे थे इंडिकेटिंग कि ये अपनी ही पोती के साथ गलत करना चाहता था। लेकिन मीन टाइम पे बस्सी की वाइफ आ जाती है जिससे वो लड़की रिलैक्स हो जाती है। जो भी हो हमें उनके कैरेक्टर के बारे में तो समझ आ ही गया है कि ये कितना घटिया इंसान है। अब नीचे पार्टी के दौरान सब बहुत खुश होते हैं लेकिन तभी मिस्टर बस्सी को प्रेम का कॉल आता है। दोनों कुछ बात करते हैं जो कि हमें सुनाया तो नहीं जाता लेकिन लास्ट में वो प्रेम से कहते हैं कि चुमकी को बुला देना, मैं कल दिल्ली आ रहा हूँ। दिस अगेन इंडिकेट्स कि ये आदमी सही तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इतनी अच्छी फैमिली होने के बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद ये गलत हरकतों में शामिल था। अब सीन शिफ्ट होकर चुमकी नाम की लड़की पे फोकस करती है जो कि प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है और यहाँ सबसे गंदी बात यह है कि उसके फादर ही उसके लिए कस्टमर्स लाते थे। बेसिकली उसके पिता खुद पिंप थे। अब उसकी पूरी फैमिली मिलकर दुर्गा पूजा देखने जाते हैं जहाँ चुमकी को प्रेम का कॉल आता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। नाउ चुमकी को देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये वाली जो पार्ट है कहानी की ये कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले की बताई जा रही है। अब अगले सीन में हम इंस्पेक्टर की फैमिली को देखते हैं जहाँ पूरी फैमिली मिलकर रामलीला देखने जा रही थी और यहाँ इंस्पेक्टर खुद भी रामलीला में एक्ट कर रहे होते हैं, मतलब रावण का रोल। तभी ग्रीन रूम में पांडे से मिलने चुमकी के पिता आते हैं। हमें पता चलता है कि पिछले 3 दिन से चुमकी लापता है और पुलिस अब तक रिपोर्ट नहीं लिखी है। पांडे एज यूजुअल बात को टाल देता है सेइंग कि कल थाने आ जाना, रिपोर्ट लिख देंगे। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि चुमकी को उसके बॉस ने कैद करके रखा है। पांडे परेशान होकर कहता है कि तो छुड़वा लो उसे और इसी बात पे दोनों में कहा सुनी हो जाती है और चुमकी के फादर उनको कहते हैं कि सर आपकी बेटी खो जाती तब आपको मालूम पड़ता। इस बात पे पांडे भड़क जाता है एंड ही सेज कि पूरे एरिया में 1.5 लाख लोग हैं और हम लोग सिर्फ 3 पुलिस ऑफिसर हैं, तो कैसे हम सारे केसेस को हैंडल कर सकते हैं। ये कह के वो चुमकी के पिता को भगा देता है। अब नाटक के कंप्लीशन के बाद पांडे अपनी पत्नी से बात कर रहे होते हैं और वो पूछते हैं कि हमारी बच्ची कहाँ है। पत्नी बोलती है कि वो तो टॉयलेट गई है। लेकिन दोस्तों उस मैदान में प्रेम और उसका साथी कंपाउंडर भी आया हुआ था जो कि छोटी बच्ची को किडनैप करने आया था और वो लोग पांडे की ही बेटी को उठा लेते हैं। लेकिन लकीली पांडे उसे अपनी बच्ची ले जाते हुए देख लेता है। ऐसे में प्रेम बच्ची को छोड़ के भागने लगता है और पांडे जी उसके पीछे दौड़ते हैं। वही कंपाउंडर अपना एम्बुलेंस लाया होता है ताकि अगर वो पकड़ा भी जाए तो कुछ बहाना बना दे, एम्बुलेंस है ना। तो हाँ, यहाँ वो एम्बुलेंस ड्राइवर की एक्टिंग करता है और पांडे की बेटी को हॉस्पिटल छोड़ देता है आउट ऑफ कंपल्सन। जबकि इंस्पेक्टर पांडे अब भी प्रेम को चेज करते रहते हैं लेकिन एक घमासान चेज के बाद भी पांडे उन्हें पकड़ नहीं पाता और प्रेम कैसे तो बचते बचाते मैंशन आके छुप जाता है। अब इसके बाद इंस्पेक्टर अपनी बच्ची से हॉस्पिटल मिल तो लेते हैं लेकिन इस इंसिडेंट से इंस्पेक्टर की आंखें खुल जाती है और वो समझ पाता है कि खोए हुए बच्चों के माता पिता के मन में कैसा फीलिंग होगा। मतलब उनके बच्चे घर नहीं लौटे हैं और वो कैसे ऐसे ही छटपटा रहे होंगे। ऐसे में इंस्पेक्टर चुमकी के फादर को कह देते हैं कि आप थाने आ जाना, हम FIR लिख लेंगे। वहीं प्रेम घर आने के बाद अपनी पत्नी को फोन लगाता है और उससे कहता है कि मैं कुछ सामान भेज रहा हूँ, तुम ध्यान से रख लेना। और दोस्तों यहाँ हम कुछ CD और एक कैम रिकॉर्डर देखते हैं लेकिन वो CD क्या था ये हमें पता नहीं चलता। उन सीडीज में से एक पे लिखा होता है सदाबहार तराने और ये वाली CD वो अपने गांव में अपनी पत्नी के पास भेज देता है। अब कहानी चेंज होकर एक अमीर आदमी के बेटे विहान पे फोकस करती है जिसे कुछ किडनैपर्स उसके घर से उठा लिए हैं। द होल मीडिया कम्स टू क्वेश्चन दिस और पुलिस के बड़े बड़े ऑफिशियल्स भी इस केस को लेके एकदम व्यस्त हो जाते हैं। ये सीन बेसिकली फिल्म में इसलिए डाला गया है ताकि हमें दिखाया जा सके कि कैसे अगर एक
अमीर इंसान का बच्चा किडनैप हो जाता है तो उसे बचाने के लिए सारी पुलिस लग जाती है, सारी मीडिया आ जाती है, लेकिन वहीं गरीबों के बच्चे कब से गायब होते जा रहे हैं, लेकिन उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। वैसे चुमकी की बात की जाए तो अब इंस्पेक्टर पांडे उसकी तलाश कर रहे थे और ऐसे में वो मिस्टर बस्सी के मैंशन जा पहुंचता है। यहाँ दरवाजा प्रेम खोलता है और पांडे को उसकी कद काठी देख के शक होता है कि कल रात भागने वाला आदमी कहीं ये तो नहीं। वो कुछ कहता तो नहीं, लेकिन हम अंदर मिस्टर बस्सी को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। अब ये लोग मैंशन क्यों आए थे ये तो हमको पता ही है, क्योंकि चुमकी मिस्टर बस्सी के लिए ही प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी और उसके पिता को ये शक था कि बस्सी ने ही उसकी बेटी को किडनैप करवाया है। इंस्पेक्टर के कुछ पूछने से पहले ही मिस्टर बस्सी अपने बारे में बताने लगते हैं कि कैसे पांडे के जो बॉस डीसीपी रस्तोगी हैं वो उनके कॉलेज के फ्रेंड हैं। इनफैक्ट मिस्टर बस्सी और भी कई बहुत बड़े बड़े शख्स को जानते हैं। बेसिकली मिस्टर बस्सी ये बताना चाहते थे कि उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और वो किसी भी चीज में खुद को इन्वॉल्व करना नहीं चाहते और वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। तभी चुमकी के पिता वहां आ जाते हैं एक्यूजिंग एंड स्कोल्डिंग मिस्टर बस्सी, लेकिन उन्होंने एक बात इंस्पेक्टर से झूठ बोला था कि चुमकी मिस्टर बस्सी की यहाँ सेक्रेटरी थी, जबकि हम सब जानते हैं कि चुमकी के पिता ही उसको प्रोस्टिट्यूट बना के भेजते थे मिस्टर बस्सी के पास 30,000 महीने के लिए। जब इंस्पेक्टर पांडे को ये बात पता चलती है तो ये सुन के उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो चुमकी के पिता को काफी पीटते हैं। बट स्टिल पांडे के मन में था कि चुमकी को तो मैं ढूंढ के निकालूंगा ही, लेकिन तुम बहुत गलत इंसान हो। अब इस पॉइंट तक मिस्टर बस्सी ने भी डीसीपी रस्तोगी को फोन लगा दिया था, जिससे इंस्पेक्टर पांडे को अपना इन्वेस्टिगेशन बंद करना पड़ता है और वो वहां से निकल जाते हैं। जाते जाते प्रेम यहाँ इंस्पेक्टर पांडे को भी टीज करता है, सेइंग कि अपनी बेटी को भी संभाल के रखना, क्योंकि इस राम राज्य में बहुत सारे राक्षस खुलेआम घूमते हैं। अब इस हादसे के बाद डीसीपी रस्तोगी इंस्पेक्टर पांडे को अपने ऑफिस बुलाता है और वो उसे डांटते हैं। वो कहने लगते हैं कि तुम एक प्रोस्टिट्यूट के केस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, इतने बड़े आदमी के गिरेबान पे हाथ डाल रहे हो, जबकि तुम्हें तो वो हाई प्रोफाइल केस सॉल्व करना चाहिए ना। बड़े आदमी का बच्चा किडनैप हुआ है। हाई प्रोफाइल मतलब वही विहान के किडनैपिंग का केस जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। रस्तोगी ये भी कहता है कि जहां से चुमकी गायब हुई है वो माइग्रेंट्स की बस्ती है और वहां से बच्चे लापता होते ही रहते हैं, कभी कभी वापस भी आ जाते हैं और कई बार तो उनके पेरेंट्स ही अपने बच्चे को बेच देते हैं। तो तुम इन सारे केसेस को भूल जाओ और अच्छे केसेस पे ध्यान दो, हाई प्रोफाइल केसेस पे। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि वो लड़की कोई भी हो, कुछ भी काम करती हो, उसको ढूंढना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पे रस्तोगी कहता है कि फाइन, गो ऑन विद द केस, लेकिन तुम बलबीर बस्सी को इस केस से बाहर रखना। दोस्तों इस बातचीत से हमें पता चलता है कि क्योंकि सेक्टर 36 के आसपास मोस्टली माइग्रेंट्स रहते हैं और इन जनरल वो लोग पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए पुलिस भी उनका केस नहीं लेती, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि यहाँ जो भी बच्चे मिसिंग है उनको उनके घर वालों ने पैसे के लिए ही बेचा होगा। ये सीन अगेन हमारे समाज के डिस्क्रिमिनेशन को भी दिखाता है कि कैसे आम लोगों के बच्चों की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती, जबकि एक बड़े बिजनेसमैन का बच्चा किडनैप हो गया है तो पूरी पुलिस फोर्स हरकत में आ चुकी है। खैर इंस्पेक्टर पांडे जब अपने थाने पे वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके जूनियर्स ने चुमकी के रिक्शा वाले को पकड़ लिया है। ऑल्दो रिक्शा वाला कुछ कन्फेस नहीं कर रहा और पांडे फाइंड्स आउट कि रिक्शा वाले के पास जो फोन था वो उसका अपना नहीं था, बल्कि वो चुमकी का फोन था। ऐसे में ये लोग रिक्शा वाले को मार पीट के उससे सच निकलवाने लगते हैं। नाउ इंस्पेक्टर पांडे काफी सारा इन्फॉर्मेशन लेकर वापस अपने सीनियर डीसीपी रस्तोगी के पास जाता है और इससे हमारे सामने भी काफी सारी कहानी साफ हो जाती है। तो आखिरी बार चुमकी इसी रिक्शा में बैठकर मिस्टर बस्सी के बंगलो में गई थी और जब रिक्शा वाला वापस चुमकी को लाने गया तो उस वक्त दरवाजा प्रेम ने खोला था। प्रेम ने ही रिक्शा वाले को ये फोन दिया था ये कह के कि इसे कहीं फेंक दो और कोई पूछे तो कहना कि चुमकी को उसने शाहदारा स्टेशन में उतारा था। अब रिक्शा वाला बात तो मान गया, लेकिन वो थोड़ा सा लालच में आ गया, यानी कि वो फोन फेंका नहीं, अपने पास रख लिया और तो और सिम कार्ड भी नहीं बदला और ये सारा कन्फेशन उसने पुलिस कस्टडी में दे दिया है। ये सब सुनने के बाद डीसीपी रस्तोगी एकदम एक्टिव हो जाता है, मतलब केस में एक्टिव नहीं बल्कि पांडे को सस्पेंड करने में एक्टिव, सेइंग कि तुमने मेरा कहा नहीं माना, मतलब तुमने इन्वेस्टिगेशन करी, रिक्शा वाले से पूछताछ करी, इस मैटर में तुम घुसे जो कि तुम्हें नहीं करना था। बेसिकली रस्तोगी यहाँ अपने दोस्त बस्सी को बचा रहा था और ऐसे में पांडे हो गया सस्पेंड। लेकिन सस्पेंशन के बाद भी पांडे हार नहीं मानता और वो खुद छुपकर सेक्टर 36 के बंगलों पे नजर रखता है। उन्हें पता चलता है कि प्रेम का साथी एक कंपाउंडर है जो रात में उससे मिलने आता है। अब दोस्तों आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कंपाउंडर तो दशहरे वाले रात को भी था ना, तो इंस्पेक्टर ने उसे क्यों नहीं पहचाना। लेकिन दोस्तों उस टाइम वो प्रेम के पीछे भागा था तो उसे नहीं मालूम था कि कौन ड्राइवर उसकी बेटी को हॉस्पिटल ले गया था। खैर इस सब के इर्द गिर्द में ही विहान वाली जो एक किडनैपिंग केस चल रही थी ना हाई प्रोफाइल, वो सुलझ भी जाती है और इसके लिए डीसीपी रस्तोगी को प्रमोशन भी मिल जाती है। दूसरी तरफ बंगलों में हम प्रेम को देखते हैं जो अपने मालिक के बुलाने पे ऊपर जाता है और हम वहां दो लड़कियों को देखते हैं और साथ में कैमरा भी रखा हुआ था टू रिकॉर्ड एवरीथिंग। आप समझ रहे होगे यहाँ क्या होगा, क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो सीरीज भी थी शायद इन्हीं वीडियोस की होगी। खैर उस रात पांडे और पाठक मिलकर छत पे बातें कर रहे होते हैं और पांडे का सस्पेंशन भी खत्म हो चुका था कि तभी पाठक कहता है कि सर वो देखिए ये वही आदमी है जिसने आपकी बिटिया को हॉस्पिटल पहुंचाया था। और ये सुनते ही पांडे कंपाउंडर को पहचान लेता है और वो सारे कड़ियों को जोड़ने
करने लगता है। बेसिकली वो समझ जाता है कि एम्बुलेंस वहां मदद करने नहीं बल्कि बच्चों को किडनैप करने आई थी और ये भी प्रेम का साथी है। ऐसे में पांडे और पाठक मिलकर कंपाउंडर को ही उठा लेते हैं। अब इस कंपाउंडर का नाम था छोटे लाल और दोनों मिलकर उसे खूब मारते हैं। ऐसे में छोटे लाल कन्फेस कर देता है कि कैसे वो और प्रेम मिलकर बच्चों को किडनैप करते हैं ताकि वो उनके ऑर्गन्स को बेच सके। ये सब वो लोग एक सुनसान बिल्डिंग में कर रहे होते हैं। तभी सीन चेंज होकर डीसीपी साइकिया पे फोकस करते हैं जो काफी ईमानदार और अच्छे हैं और अब वो डीसीपी रस्तोगी की जगह आए हैं क्योंकि ऑफ कोर्स रस्तोगी का तो प्रमोशन हो गया है। तो अब से इंस्पेक्टर पांडे इन्हीं को रिपोर्ट करेंगे यानी डीसीपी साइकिया को, और पहले ही दिन वो उनसे मिलने चले जाते हैं। अब वहां रस्तोगी भी होता है और उसे कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है कि ये इंस्पेक्टर पांडे वापस से उसी केस की तहकीकात में लग गया है और इसको अब असिस्टेंस भी मिलेगा। ऐसे में वो काफी ऑफेंड होता है, टेंशन में आ जाता है और श्रवण कुमार को कॉल करता है कि क्या तुम्हें अपने करियर में ऊपर उठना है। दिस क्लियरली इंडिकेटेड कि अब रस्तोगी पांडे के खिलाफ कोई तो षड्यंत्र जरूर रचेगा। और तो और रस्तोगी फोन करके बस्ती को भी बता देता है कि इंस्पेक्टर पांडे तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है तो भैया सतर्क हो जाओ। यहाँ कुछ और भी बातें होती है जो कि हमें सुनाया नहीं जाता। तभी यहाँ हम झाझा हरियाणा के कुछ लोग को देखते हैं जो शायद कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे और उनको कोई तो फोन करके एक आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो यहाँ कहानी में कुछ और कड़ियां भी जुड़ रही हैं, लेकिन ये क्या है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। खैर तो आगे हम पांडे और साइकिया को आपस में बात करते हुए देखते हैं जहां वो लोग अपने पुलिस सर्विस के बारे में बात करते हैं। अब तक पांडे उसे चुमकी के केस की भी सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया और वो दोनों उस लोकेशन पे जाते हैं जहां पांडे ने छोटे लाल को छुपा कर रखा था। लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही वो तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स वहां आकर छोटे लाल को उठा ले जाते हैं और उसे भी काट कर आग में जला देते हैं। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि इतना पर्सनल खबर लीक कैसे हुआ कि छोटे लाल कहाँ है। खैर जब पुलिस वाले लोग पहुंचते हैं और छोटे लाल को अपनी जगह पे नहीं पाते तो पांडे गुस्से में पाठक से कहता है कि तुम्हारे होते हुए छोटे लाल को कौन उठा ले गया। इस पे पाठक कहता है कि सर मैं बस 5 मिनट के लिए बाहर गया था कुछ खाने के लिए और तभी ये सब हो गया। पांडे उसे पीटने लगता है लेकिन साइकिया सेज कि कोई बात नहीं, अब हम रिक्शा वाले के टेस्टिमनी से ही काम चलाएंगे और ये लोग फाइनली प्रेम को अरेस्ट कर लेते हैं फॉर क्वेश्चनिंग। तो दोस्तों फाइनली प्रेम पुलिस के हिरासत में था और पांडे उससे पूछताछ करने लगता है। एंड टू आवर सरप्राइज प्रेम कुछ भी झूठ नहीं बोलता बल्कि वो सब कुछ सच सच बता देता है। जी हाँ, वो क्लियरली कहता है कि उसी ने चुमकी को मारा है। बेसिकली उस रात ये हुआ था कि उसने अपने मालिक के पहले ही चुमकी को बुला लिया था क्योंकि वो उसे पसंद करता था। लेकिन चुमकी ना कहने लगी, अकड़ दिखाने लगी और वो प्रेम को इंसल्ट भी करती है सेइंग कि तुम नौकर हो एंड नौकर की तरह रहो। इस पे प्रेम को आ गया गुस्सा और उसने चुमकी को चोक करके मार डाला। उसने चुमकी की बॉडी के साथ गलत भी किया और फाइनली उसकी बॉडी को काट के बगीचे में दफना दिया। ये सब बात बताते बताते प्रेम ये भी कन्फेस करता है कि जब उसने अपने मामा को मारा था तो वो अपने मामा का मीट भी पका कर खाया था और तब से ही उसे इंसानी मीट खाने की लत लग गई है। और तो और वो छोटे छोटे बच्चों को भी मार के खाता है। इनफैक्ट उसने अपनी लाइफ में लगभग 22 से 24 बच्चों की जान ली है। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो ये बात क्लियर हो ही गया है कि प्रेम ना सिर्फ बच्चों को मारता था बल्कि उन्हें खाता भी था। और इस तरह से इंस्पेक्टर को सभी बच्चों के मिसिंग होने का राज भी पता चल गया था। तो इस पॉइंट पे इंस्पेक्टर को काफी गुस्सा भी आ गया था और वो प्रेम से पूछता है कि तुम इन मासूम बच्चों को क्यों मार रहे हो। ऐसे में प्रेम कहता है कि कौन ही इन बच्चों की केयर करता है, ये लोग गरीब बच्चे हैं जिनके जीने और मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी ये लोग बड़े होकर भी गरीब ही रहेंगे, किसी ब्रिज के नीचे बैठेंगे, बीमारी से अपनी जान दे देंगे या कुछ और करेंगे। बेसिकली इनका सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये कभी कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, ये रहेंगे तो नौकर ही। तो इससे अच्छा वो मर ही जाए और इसलिए मैं उन्हें मारता हूँ, इससे मेरा भला हो जाता है। कम से कम मेरे बच्चे तो स्कूल जा पाएंगे और ये जो अमीर लोग होते हैं ना वो लोग ही इन बच्चों का फायदा उठाते हैं उनसे काम करवा के। तो मैंने सही किया। जी हाँ दोस्तों, प्रेम इतनी ब्रूटल बातें कहता है। अब आगे साइकिया पूछता है कि क्या तुम्हारा बॉस मिस्टर बस्सी भी इसमें शामिल था और प्रेम कहता है कि ये मैं नहीं बता सकता, तुम कोई और सवाल पूछो। इससे हमें पता नहीं चल पाता कि बस्सी भी इन सब में इन्वॉल्व है या नहीं, ऑल्दो हम जानते हैं कि बस्सी का भी हाथ होगा जरूर। अब अगले सीन में मिस्टर बस्सी के घर के गार्डन में खुदाई का काम होता है जहाँ से चुमकी की लाश मिलती है। मतलब ये लाश अब स्केलेटन यानी कि कंकाल बन चुकी थी। यहाँ ड्रेन में भी खोजा जाता है तो बहुत सारे बच्चों के गले पिघले लाश और हड्डियां मिलती हैं। इस पे पूरा पब्लिक आउटरीच हो जाता है जहाँ सारे लोग इन अक्यूज्ड और इसके मालिक को जान से मार डालना चाहते थे। इनफैक्ट बस्सी को तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। अब लोग गुस्से में बस्सी के बंगलों में तोड़फोड़ मचा देते हैं एंड नाउ द हाउस इज कॉल्ड द हाउस ऑफ हॉरर। लेकिन बस्सी और उसके दोस्त काफी इन्फ्लुएंशियल थे जिस कारण से ये केस साइकिया के हाथ से लेकर रस्तोगी को दे दी जाती है। और ऐसे में इंस्पेक्टर पांडे को सबसे पहले सर्विस से डिसमिस किया जाता है। अब एसपी क्योंकि उसे सस्पेंड नहीं कर सकते थे तो उसे डीसीपी बना दिया जाता है। पुलिस कस्टडी में भी बस्सी को अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है और क्योंकि अब केस का इंचार्ज रस्तोगी था तो ऑब्वियसली बस्सी को क्लीन चिट मिल जाती है। इंस्पेक्टर ये सब न्यूज में देखकर साइकिया से रिक्वेस्ट करता है कि एक बार क्या वो प्रेम सिंह से मिल सकता है, तो हाँ उसे परमिशन दे दी जाती है। तो अगले सीन में पांडे प्रेम से मिलकर कहता है कि तुम ऑर्गन ट्रैफिकिंग से जो पैसा कमाते थे वो तुम गांव कैसे भेजते थे। वो कहता है कि मैं पैसा कुरियर से भेजता था और ये सब छोटे लाल भिजवाता था। तो यहाँ पांडे रिवील करता है कि छोटे लाल को तो हमने उठा के रखा था,
फिर तो वो गायब हो गया, उसे किसी और ने किडनैप कर लिया, तो तुम थ्रू कुरियर कैसे भेजते थे? बेसिकली पांडे यहाँ कह रहा था कि तुम्हारे पैसे कभी घर तक पहुंचे ही नहीं। इससे प्रेम परेशान हो जाता है और घर जाने की जिद करता है। यहाँ प्रेम को भरोसा था कि उसके मालिक बस्सी उसे छुड़वा के ले जाएंगे, लेकिन इंस्पेक्टर उसे बताता है कि मालिक ने तो सारा दोष तुम्हारे सर पे डाल दिया है। He forces him to confess कि बता दो तुम्हारे मालिक भी शामिल थे। इस पे प्रेम सिर्फ इतना कहता है, सदाबहार तराने, और हमें मालूम पड़ जाता है कि प्रेम ने जो सीडी अपने गांव भेजी थी उसमें जरूर कुछ सबूत है। अब अगले सीन में हम पांडे को बस में चढ़ते हुए देखते हैं और वो अपने जूनियर पाठक से एक लैपटॉप अरेंज करवाता है। पाठक उसे रोकने की कोशिश करता है कि अब आगे मत बढ़ो, केस ऑलरेडी सॉल्व्ड है, लेकिन पांडे को पूरा विश्वास था कि सीडी में कोई तो सुराग जरूर होगा, बेसिकली कुछ ऐसा जिससे बस्सी को भी पकड़ा जा सके, और इसीलिए पांडे प्रेम के गांव जाना चाहता था। गांव पहुंच के वो प्रेम की पत्नी से वो सीडी लाने को कहता है और वो सीडी अपने लैपटॉप पे चला के देखता है। दोस्तों हमें ये तो नहीं दिखाया जाता कि सीडी में क्या है, लेकिन जो भी था वो बस्सी से ही रिलेटेड था और बहुत ही ज्यादा भयानक था, क्योंकि उसे देख के ही पांडे के भी होश उड़ जाते हैं। बेसिकली मुझे लगता है कि बस्सी जो अपने काले कारनामे करता था वो सब रिकॉर्ड करता था और वही चीजें सीडी के अंदर थी। अब रिटर्न आते वक्त पांडे एक गाड़ी से लिफ्ट लेता है क्योंकि उसे बस नहीं मिल रही थी, लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि पांडे तो उन्हीं झांझर के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की गाड़ी में बैठा है। हम समझ जाते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स पांडे के पास एकदम से पहुंच गए और उसे मारने आए हैं। एंड एज एक्सपेक्टेड ये लोग पांडे को तो मार ही देते हैं, साथ ही सीडी को भी तोड़ के फेंक देते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इन किलर्स को बार बार कैसे पता चल जाता है अबाउट पांडेज प्लान, तो उसका राज भी अब खुलता है। बेसिकली यहाँ हम पाठक को पांडे की जगह बैठा हुआ पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब वो इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज बन गया था। आपको याद है ना, रस्तोगी ने किसी श्रवण कुमार को कांटेक्ट किया था, तो वो और कोई नहीं बल्कि यही आदमी है जिसका नाम है श्रवण कुमार पाठक। जी हाँ दोस्तों, उसी ने पांडे के पूरे ऑपरेशन को कॉम्प्रोमाइज किया था। वो समय समय पे रस्तोगी को सारी इंफॉर्मेशन देता रहता था। उसी ने छोटे लाल का एड्रेस भी बस्सी को दिया था ताकि वो गुंडे आकर उसको मार डाले, क्योंकि अपेरेंटली वो एक वीक लिंक था बिटवीन बस्सी एंड प्रेम। उसी ने रस्तोगी को भी बताया होगा कि पांडे प्रेम के गांव जा रहा है टू फाइंड सम क्लू। इसी पाठक ने अपने फायदे के लिए पांडे को हर बार धोखा दिया, लेकिन पांडे को इसकी भनक तक नहीं लगी। एंड में हम इंस्पेक्टर रामचरण पांडे की तस्वीर को भी मिसिंग पोस्टर्स के बीच लगा हुआ पाते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो तो अब मर चुका है। नाउ फाइनली हम बिश्नोई को अखबार पढ़ते हुए देखते हैं जहां इंस्पेक्टर पांडे की तस्वीर लगी होती है और उसके हत्यारों की भी, जो कि अब पुलिस के हिरासत में है। बिश्नोई कुछ सोचने लगता है कि तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। तो इस सरप्राइज दरवाजे के बाहर तो कोई नहीं था एक्सेप्ट वन पार्सल, और इसको खोलने पे उसे एक सीडी मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है और भी सदाबहार तराने। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सेक्टर 36 की बोन चिलिंग कहानी, और फिल्म की एंडिंग को जानबूझकर ओपन रखा गया है ताकि हमारे मन में सवाल आए कि भैया उस सीडी में ऐसी कौन सी सबूत है जो कि बस्सी को पकड़वाने में मदद कर सकती है। एंड और भी सदाबहार तराने, यानी यहाँ और भी सबूत है बस्सी को लेकर। नाउ क्वेश्चन ये भी है कि लास्ट में बिश्नोई के दरवाजे तक पार्सल पहुंचाने वाला कौन था और क्या बस्सी पकड़ा जाएगा। तो मेरी एक थियरी ये है कि प्रेम को शक हो गया था कि उसका मालिक सारा दोष उसके मत्थे डाल देगा, इसलिए उसने कुछ सीडीज के कॉपीज बनाए होंगे जिसके अंदर बस्सी के काले करतूत हैं, और जब 6 महीने बाद भी पांडे नहीं लौटा तो उसने ये पार्सल बिश्नोई तक पहुंचवाया होगा। शायद उस सीडी में चुमकी के मौत का राज हो जिसको शायद बस्सी ही मारा हो, और ऐसी और भी कई लड़कियां जिसके साथ बस्सी गलत करता था। देन सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या बच्चों की हत्या में मालिक बस्सी शामिल था? मतलब ये बात कहीं भी क्लियरली नहीं बताया गया है, सिर्फ हिंट किया गया है, हम व्यूअर्स के ऊपर छोड़ा गया है। मेरे हिसाब से बस्सी को जुर्म मालूम होगा क्योंकि ये तो उसका ही घर है ना, और वो अपने सारे काले काम यही करता था, तो शायद उसे बच्चों के कत्ल के बारे में भी पता होगा। अब फिल्म में जानबूझकर उसे स्पष्ट रूप से गुनहगार नहीं दिखाया गया है क्योंकि रियल लाइफ जो इंसिडेंट थी उसमें भी मालिक के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए थे। तो हाँ, यहाँ हम कुछ अपने मन से कह नहीं सकते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिल्म भी इसी प्लॉट पे चलती है। अब रही आखिरी सवाल की क्या फिल्म की कोई सीक्वल आएगी, तो अब मेकर्स ने कोई अनाउंसमेंट तो करा नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये फिल्म एक हिट हुई है तो हो सकता है इसका पार्ट 2 भी आए। वहां शायद कुछ और चीजें क्लियर होंगी, सो लेट्स सी। देखा जाए तो ये फिल्म बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव टॉपिक को डील करती है, चाहे आप करप्ट पुलिस वालों के माइंडसेट की बात कर लो, पूरी करप्शन सिस्टम की बात कर लो, मेंटल हेल्थ की बात कर लो, चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट, प्रोस्टिट्यूशन, सारी चीज यहाँ कवर करी गई है। और ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर जो कुछ गंदगी होती है उसको खोल के रख देती है। सो ये थी सेक्टर 36 की कहानी जो कि एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये फिल्म साल 2005 के उसी केस पे आधारित है जिसके बारे में आप सब ने सुन तो जरूर रखा होगा। जी हाँ, निठारी कांड के ऊपर। निठारी गांव जो कि नोएडा यूपी में स्थित है, वहां के हाउस ऑफ हॉरर के मालिक और नौकर के हैरान कर देने वाले केस की ये कहानी है। केयरटेकर जिसका नाम सुरेंद्र कोहली था, उसने मैंशन के अंदर 8 से भी ज्यादा बच्चों के साथ गलत किया था। सिर्फ गलत ही नहीं किया, उन्हें मार भी दिया। 8 बच्चों के स्केलेटन्स पुलिस ने बरामद किए, लेकिन श्योर किसी को नहीं पता कि कितने बच्चे थे, ज्यादा भी हो सकते हैं। ज्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस एरिया में छोटे बच्चे
3 से ही गायब होने लग गए थे। बात तब सामने आई जब 20 वर्षीय एक लड़की पायल भी लापता हो गई और पुलिस छानबीन कर सुरिंदर कोहली तक पहुंची। नाउ मोनिंदर सिंह पंदेर, जिसका ये बंगलो था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था, जबकि एलिजेडली ये बात सामने आई कि मालिक और नौकर दोनों इसमें शामिल थे। अब सुरिंदर कोहली की तो आजीवन कारावास हुई, जो कि वो सर्व कर रहा है, लेकिन मालिक को कुछ नहीं हुआ। लैक ऑफ एविडेंस के कारण बेल दे दिया गया उन्हें ऑन अक्टूबर 2023। और क्योंकि पुलिस वाले भी इन मिसिंग रिपोर्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे, तो उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया था। तो हाँ दोस्तों, फिल्म इसी रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि फिल्म के अंदर जो स्टोरी दिखाई गई है वो क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए काफी फिक्शनल बनाई गई है। मतलब रियल लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ था, ऊपर से उसी केस को लिया गया है, लेकिन चीजें अपने मन से बना के दिखाई गई है। तो हाँ, आप फिल्म को एकदम रियल भी मत मान लेना, लेकिन रियल लाइफ केस के बारे में जानना है तो आप गूगल कर सकते हो, उसके ऊपर कई वीडियोस हैं, कई आर्टिकल्स है, उसे पढ़ सकते हो। बस यही थी मेरी सेक्टर 36 मूवी की एक्सप्लेनेशन, और आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।